बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोर्स एडिक्स की जानिब से लेके आए हैं रेजोनेंस एनर्जी। इससे पहले हमने रेजोनेंस के बारे में बताया था और आज हम बताने वाले हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो देखे रेजोनेंस एनर्जी क्या है। रेजोनेंस एनर्जी देखे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड देखिए एंड एक्सपेरिमेंटल या फिर रियल वैल्यू ऑफ एनर्जी। रियल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो देखिए डिफरेंस इन एनर्जी में जो डिफरेंस होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड रियल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, उसमें जो एनर्जी डिफरेंस होती है इस एनर्जी को हम कहते हैं क्या, रेजोनेंस एनर्जी। इसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये देखिए रेजोनेंस एनर्जी एक्सपेक्टेड वैल्यू और रियल वैल्यू में जो फर्क होती है उसको हम कहते हैं क्या, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी ना इन होती है ना आउट। इन आउट की बात यहां पर नहीं होती है, ना एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक। याद रखिए रेजोनेंस एनर्जी जो है वो प्ले इंपॉर्टेंट रोल in the stability of resonating structure की स्टेबिलिटी में मेन रोल अदा करता है। तो अब देखिए मैं आपके सामने यहां एक्सप्लेन करने वाला हूं। सपोज आपके पास है ये साइक्लोहेक्सीन है, ये साइक्लोहेक्सीन, ये देखिए साइक्लोहेक्सीन। अब इसकी हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन स्टडी करते हैं। जब यहां पर हाइड्रोजन हम ऐड करना चाहे तो वो होगा क्या, ये आपके पास साइक्लिक फॉर्म में आएगा। ये देखे साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन बनता है, साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन बनता है, ये साइक्लोहेक्सेन बनता है। ये देखे साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन बनता है। और इस वक्त जो एनर्जी यहां रिलीज होती है, क्यों रिलीज होती है, यहां पाई बांड है, यहां सारे सिग्मा बांड है, तो ये जो है ये स्टेबल है। तो यहां एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है, वो आपके पास 120 किलो जूल पर मोल होती है, ये पर मोल है। तो ये आपके पास है साइक्लोहेक्सीन। अब देखिए आपके पास है, ये आपके पास है दूसरा स्ट्रक्चर, यहां आपके पास है, ये आपके पास है साइक्लोहेक्साडाइईन है। ये देखें ये साइक्लोहेक्साडाइईन। अब होता क्या है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। तो होगा क्या, होगा ये कि इससे आपके पास बनता है, इससे आपके पास बनता है क्या, इससे आपके पास बनता है साइक्लोहेक्सेन। तो अब जब साइक्लोहेक्सेन बनता है तो आप देखिए यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वो 240 किलो जूल
पर मोल होनी चाहिए, पर मोल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स ऐड किया, यहां पर दो, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 240 किलो जूल पर मोल है। लेकिन ये हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या रियल वैल्यू जो है, रियल वैल्यू या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, तो ये आपके पास 232 किलो जूल पर मोल है, 232 किलो जूल पर मोल है। तो अब देखिए ये 240 से 238 को निकाल दे, जो डिफरेंस आएगा तो चेंज इन एनर्जी होगी, वो आपके पास होता है 240 माइनस 232, तो ये आपके पास आता है 8 किलो जूल पर मोल, ये 8 किलो जूल पर मोल आता है। सो अब देखिए ये 8 किलो जूल पर मोल ये रेजोनेंस एनर्जी है, जो इसको रेजोनेंस एनर्जी है जो इस मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करता है। क्यों? देखिए यहां आपके पास कंजुगेशन है, पहले मैंने बताया था कंजुगेशन कब होता है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा केटाइन, पाई सिग्मा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और पाई सिग्मा आपके पास है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल हो तो यहां कंजुगेशन। अब देखिए यहां आपके पास है पाई, फिर ये वाला ये सिग्मा, फिर ये वाला ये पाई, तो थोड़ा बहुत इसमें कंजुगेशन होता है, थोड़ा बहुत इसमें रेजोनेंस होता है। इस रेजोनेंस की वजह से इसमें थोड़ी सी एनर्जी जो 8 किलो जूल है ये इसकी रेजोनेंस एनर्जी है। तो देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू 240 है, लेकिन जो रियल है वो 232 है। इसमें जो डिफरेंस आती है इसको हम कहते हैं ये इसकी रेजोनेंस एनर्जी है। इस तरह से लाइकवाइज अगर आपके पास है, देखिए अगर आपके पास है ये वाला बेंजीन स्ट्रक्चर, ये देखिए बेंजीन डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, और यहां आपके पास है एक एक हाइड्रोजन, गौर से देखिए अब यहां पर आपके पास है 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। अब हम अगर ऐड कर दे तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन देखिए क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आपके पास है साइक्लोहेक्सेन, ये देखिए ये आपके पास है साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वो कितनी होनी चाहिए, वो 360 होनी चाहिए। ये देखिए 360 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। तो एक के लिए अगर 120 है तो 3 के लिए 360 होता है। अब आपके पास जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो वो जो आपके पास है तो वो 210 किलो जूल पर मोल है। तो अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, इनमें जो चेंज इन एनर्जी में डिफरेंस है वो 360 माइनस 210, तो ये होता है 150 किलो जूल पर मोल इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। ये देखिए बेंजीन में रेजोनेंस होता है, क्यों? क्योंकि देखिए पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होती है, कंप्लीट कंजुगेशन इसमें होता है, तो यहां पर रेजोनेंस ज्यादा होता है, लिहाजा इसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। रिलेटिवली इन तमाम तीनों में से ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड,
एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है किससे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से। और उसकी ज्यादा होती है किससे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड की आपके पास जो है रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है। अब एरोमेटिक की पहचान कि एरोमेटिक कौन सा होता है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत वाज़ेह करना चाहता हूं कि एरोमेटिक में आपके पास सबसे पहले वो साइक्लाइजेशन होनी चाहिए, साइक्लाइजेशन के साइकिल हो वो, दूसरा वो प्लेनर हो, प्लेनर मींस के इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, तीसरा ये कि कंप्लीट कंजुगेशन हो, कंप्लीट कंजुगेशन उसमें हो, और चौथा वो ओबे करता हो क्या? ओबे हकल रूल्स, ये हकल रूल्स को ओबे करता हो। कौन सा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसको ओबे करता हो। जो इसको ओबे करता हो, ये चीज जिसमें होती है वो एरोमेटिक कहलाता है, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। और जिसमें आपके पास अगर साइक्लाइजेशन भी हो, देखिए साइक्लाइजेशन भी हो, साइकिल भी हो, और साथ साथ वो प्लेनर भी हो यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो, और उसमें कंप्लीट कंजुगेशन भी हो, और साथ साथ यहां पर 4n पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, 4n पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, तो ये याद रखिए वो आपके पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। जबकि अगर ये दोनों ना हो तो इसको हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं रेजोनेंस एनर्जी की तरफ। अब देखिए सबसे पहले आप देखिए आपके पास है देखिए आपके पास है बेंजीन। देखिए बेंजीन जो है आपके पास है कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां कार्बन और ये वाला कार्बन। तो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन है यहां। तो देखिए इसमें आपके पास साइक्लाइजेशन है, बिल्कुल साइक्लाइजेशन मौजूद है। प्लेनर है, हां ये वाला का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी सारे कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। और इसमें कंजुगेशन होती है, देखिए कंजुगेशन आपके पास देखिए ये पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, इस तरह से कंजुगेशन के लिए ये मैंने बताया था आपको कि सिग्मा पाई, सिग्मा, सिग्मा पाई केटाइन, सिग्मा पाई लोन पेयर, सिग्मा पाई फ्री रेडिकल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रेजोनेंस वाले लेक्चर में हमने आपको बता दिया है। अब देखिए ये ओबे हकल रूल्स को ओबे करता हो किस तरह से? ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो देखिए इसमें आपके पास ये 1 है, अगर n की कीमत 1 है या n की कीमत 0 है, अगर n की कीमत 0 है तो इससे आते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और जहां 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो तो वो भी एरोमेटिक है। अगर आपके पास है 1, तो अगर 1 लगाओगे तो यहां 4 हो जाएगा, 4 के साथ 2 को जमा कर दो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अगर आपके पास यहां पर 2 है
तो ये इसकी कीमत 2 है, तो यहां पर 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो ये आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अगर n की वैल्यू 3 है तो यहां पर आपके पास आ जाता है 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये वाले सारे एरोमेटिक के, तो ये बेंजीन भी एरोमेटिक है। साथ साथ ये देखे, ये आप देखे यहां पर आपके पास है प्रोपिनाइल केटाइन, ये देखे प्रोपिनाइल केटाइन, यहां हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, ये साइक्लाइजेशन होती है, इसमें कंजुगेशन भी होता है। ये वाले कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी है, तो यहां पर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर आप किसी और को देखें, क्या नाम है, नेफ्थलीन, अगर आप नेफ्थलीन को देखें तो नेफ्थलीन में ये देखें डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, और ये स्ट्रक्चर आप देखें इस तरह से, डबल फिर सिंगल और फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। ये देखिए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिए ये 10 है। तो ये आपके पास है नेफ्थलीन। तो ये जो नेफ्थलीन है या बेंजीन है या साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन है, साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन, तो ये आपके पास एरोमेटिक है। अब देखिए आपके पास है, सपोज ये इंथ्रासीन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां आप देखिए ये आपके पास है डबल बॉन्ड सिंगल डबल, और यहां एक और रिंग बनाते हैं, देखिए यहां ये डबल बॉन्ड सिंगल और ये डबल इंथ्रासीन। तो देखिए इंथ्रासीन जो है, इंथ्रासीन, ये देखिए इसमें आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन 14 है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये आपके पास एरोमेटिक है। अब अगर आपके पास है ये वाला कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये आपके पास कार्बन, और यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड, इसमें आपके पास, आप देखिए ये साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। इसमें ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला sp2 सारे रूल्स को फॉलो करता है। लेकिन यहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, बल्कि 4n पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो अब देखिए इस n की वैल्यू आप लगा दे, अगर ये आपके पास 1 है तो ये 4 हो जाता है, तो अगर ये 4 है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 और 6 में नहीं है, इनके दरमियान में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, अगर 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो ये आपके पास क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, ये होता है एंटी एरोमेटिक। तो अब याद रखिए, अगर आपके पास कंपाउंड एरोमेटिक होता है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी बनिस्बत नॉन एरोमेटिक, और फिर उसकी ज्यादा होगी एंटी एरोमेटिक की। तो मैं आज उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट रूल्स ये है कि जहां पर रेजोनेंस होता है तो उसकी क्या ज्यादा होती है, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है। तो देखिए एरोमेटिक कंपाउंड उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी किससे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से, और उसकी ज्यादा होगी किससे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से। सपोज यहां आपके पास है बेंजीन, ये आपके पास है बेंजीन, तो जब बेंजीन है आपके पास, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। ये आप देख ले, यहां पर ये डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, और फिर ये डबल। तो देखिए यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन
1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 6 है। लेकिन ये आपके पास क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड है अल्टरनेट। तो ये आपके पास एरोमेटिक है, जबकि ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों? एरोमेटिक के लिए साइक्लाइजेशन, ये साइकिल में नहीं है, एंटी एरोमेटिक के लिए साइक्लाइजेशन। अब देखिए आपके पास है ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ये देखिए साइक्लोब्यूटाडाइन, ये देखिए ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। तो हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है कि रेजोनेंस एनर्जी एरोमेटिक कंपाउंड की ज्यादा होती है देन द नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक की ज्यादा होती है एंटी एरोमेटिक की। अब देखिए मैं इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए नंबर 2 पॉइंट, मैक्सिमम resonating structure more will be resonance energy, वहां पर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। मोर और मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सपोज आपके पास है प्रोपिनाइल केटाइन, प्रोपिनाइल, देखिए प्रोपिनाइल केटाइन, ये एरोमेटिक है। और ये आपके पास दूसरा है बेंजीन, ये बेंजीन है। और ये तीसरा आपके पास है नेफ्थलीन, ये देखिए ये नेफ्थलीन है, ये डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर। अब देखिए आपके पास यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड में मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नेफ्थलीन के हैं, फिर इस तरह से एंथ्रासीन जो है उसके है। तो आपके पास ये वाला मोर स्टेबल होगा देन बेंजीन, और बेंजीन मोर स्टेबल होगा प्रोपिनाइल केटाइन के। तो ये आपके पास है, ये आपके पास है बेंजीन, और ये आपके पास है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, इस तरह ये आपके पास है। इस तरह से अगर आपके पास है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, सपोज ये वाला आप देखिए डबल बॉन्ड है, सिंगल फिर डबल बॉन्ड, और इसमें आप देखिए ये देखिए आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड। तो देखिए यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ज्यादा बनते हैं, मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनते हैं। तो फिर ये वाला जो है, ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास मोर एनर्जी होता है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा एज कंपेयर टू दिस वन। अब आपके पास है जो है नॉन या एंटी एरोमेटिक। तो अब देखिए ये आपके पास कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल, यहां हाइड्रोजन है, साइक्लो ब्यूटाडाइन है। और देखिए यहां कंपाउंड है आपके पास, सपोज इस तरह से है, ये देखिए ये वाला यहां पर इस तरह से, इस तरह से, और ये वाला। तो देखिए यहां कार्बन है, ये कार्बन है सारे, यहां कार्बन है, देखिए ये कार्बन है, और यहां डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड। तो अब देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 है। तो ये एंटी एरोमेटिक है। लेकिन याद रखिए ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, लेकिन इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनते, इसमें कम बनते हैं, क्योंकि इसमें कंजुगेशन बहुत ज्यादा है, लिहाजा ये मोर स्टेबल होता है और इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये दूसरा पॉइंट बता दिया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर रेजोनेंस एनर्जी, मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ख्वाह वो एंटी
एरोमेटिक का हो, नॉन एरोमेटिक का हो या एंटी एरोमेटिक का, जिसके मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसकी क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। अब देखिए थर्ड पॉइंट की तरफ हम जाना चाहते हैं कि थर्ड पॉइंट वो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखिए इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर more stable than a non-equivalent resonating structure। अब देखिए किस तरह से, सपोज आपके पास है CH3, ये आपके पास है ऑक्सीजन, यहां नेगेटिव है। अब देखिए इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, CH3, यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहां डबल बॉन्ड। तो अब देखिए ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको इक्विवेलेंट कहते हैं। क्यों इक्विवेलेंट कहते हैं, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए हमारे पास ये CH2 डबल बॉन्ड, यहां आपके पास है क्या, सिंगल बॉन्ड, और यहां H है। अब देखिए यहां आपके पास है CH2 नेगेटिव, यहां आपके पास है डबल बॉन्ड और ये H। अब देखिए यहां पर आप देखिए तो इसमें भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों के सेम है, लेकिन इक्विवेलेंट कौन सा है, ये वाला, ये नॉन इक्विवेलेंट है। क्यों, देखिए यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि इस सूरत में यहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट है। तो ये याद रखिए, अगर आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होता है तो आपने इक्विवेलेंट को देखना है, इस तरतीब से देखना है। जो इक्विवेलेंट होता है वो याद रखिए वो उसकी जो है वो मोर स्टेबल होता है, और उसकी होती है हाई रेजोनेंस एनर्जी, इसकी रेजोनेंस एनर्जी हाई होती है। अब देखिए थोड़ा सा मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि अगर आपके पास है मोर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट resonating structure, higher will be resonance energy और stability भी ज्यादा होगी और resonance energy ज्यादा होगी। higher will be the resonance energy, more number of equivalent structures। अब देखिए फास्फोरस, तो फास्फोरस के पास यहां डबल बॉन्ड है, यहां O नेगेटिव है, यहां O नेगेटिव है, यहां O नेगेटिव। दूसरा आपके पास है यहां लोन पेयर, यहां पर आपके पास ये देखिए नेगेटिव और ये देखिए नेगेटिव। अच्छा अब देखिए दोनों इक्विवेलेंट है, क्यों, क्योंकि यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो भी क्या नाम है, वो इक्विवेलेंट होते हैं। लेकिन देखिए आपके पास मोर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये देखिए अगर ये यहां पर बॉन्ड बनाता है तो फिर ये यहां पर बनाएगा, फिर ये यहां पर, फिर ये यहां, तो 1 2 3, और ये अगर वहां पर हो तो 4, तो इसके ये एक खुद भी है, तो 5 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और ये इक्विवेलेंट भी है। अब देखिए यहां पर भी इक्विवेलेंट है, क्यों, क्योंकि ये अगर यहां पर जाता है तो फिर ये डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, तो वही इक्विवेलेंट है। लेकिन कितने बनते हैं, 1 2, फिर ये 3 और एक ये खुद है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब देखिए इक्विवेलेंट है, लेकिन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, higher will be the
रेजोनेंस एनर्जी, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। ओके, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक होता है एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। तो देखिए एक्सटेंडिंग या फिर इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। अगर एक्सटेंडेड कंजुगेशन होती है तो वो मोर स्टेबल होता है और इसकी हाई रेजोनेंस एनर्जी होती है देन द क्रॉस कंजुगेशन में। अब देखिए किस तरह से ये आपको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए आपके पास है ऑक्सीजन, ये देखिए ये ऑक्सीजन है, ये वाला, यहां आपके पास है एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। अब देखिए ये ऑक्सीजन, ये वाला इस तरह से गौर से देखे यहां डबल बॉन्ड है, फिर यहां पर फिर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। होगा क्या कि यहां आपके पास है पाई बॉन्ड, तो पाई सिग्मा लोन पेयर, और यहां देखिए आपके पास है पाई सिग्मा लोन पेयर। तो यहां से भी कंजुगेशन हो सकता है और यहां से भी, तो ये तो क्रॉस कंजुगेशन है जो एक दूसरे के असर को कैंसिल करता है। लेकिन यहां देखिए, यहां आपके पास है पाई, फिर यहां आपके पास है सिग्मा, फिर पाई, फिर ये आपके पास पाई, फिर यहां सिग्मा, फिर लोन पेयर। तो यहां आप देखिए कंजुगेशन एक साइड पे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक साइड पे जहां कैंसलेशन नहीं होती है, इस साइड पे। तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो जहां एक्सटेंडेड कंजुगेशन होती है उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू क्रॉस कंजुगेशन। अब देखिए एक और मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। देखिए ये आपके पास है नाइट्रोजन, ये देखिए डबल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड। तो अब देखिए यहां पर क्रॉस कंजुगेशन होता है। अब देखिए यहां नाइट्रोजन है, यहां आप देखिए ये वाला, ये आपके पास है, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां पर आपके पास है सिंगल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड हुआ, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, और इस तरह से आपके पास है। तो ये देखिए ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, ये एक्सटेंडेड। और ये क्रॉस देखिए यहां से भी होता है पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा, तो ये क्रॉस कंजुगेशन है। तो आपके पास जो एक्सटेंडेड कंजुगेशन है वो याद रखिए वो मोर स्टेबल होगा, इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। अब अगर आपके पास क्या है कि सारे एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो या क्रॉस कंजुगेशन हो, तो अब हमने पाई ओवरलैपिंग को देखना है। 6 नंबर पे आपने देखना है ओवरलैपिंग को देखना है। ओवरलैपिंग, अब देखिए ओवरलैपिंग किस तरह से होती है, देखिए मैं को मिटाना चाहता हूं, ये देखिए ओवरलैपिंग आपके पास है ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां आपके पास है क्लोरीन, यहां आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां आपके पास है Br, यहां आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां आपके पास है आयोडीन। तो ये आपके पास है एक स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये तीसरा। अब कहते हैं कि इसमें किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, तो अब देखिए ये आपके पास है पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, और यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर पाई सिग्मा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पाई सिग्मा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अब ये आपके पास एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, ये देखिए इस साइड से या यूं इस साइड से जा रहा है। तो
ये याद रखिए, आपके पास ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। लेकिन अब देखिए, एक्सटेंडेड कंजुगेशन तो सब में है, लेकिन हमने ये देखना है कि इसमें आपके पास ओवरलैपिंग क्या होती है। देखिए, कार्बन जो है उसमें p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो p, और यहां क्लोरीन में 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो 3p, तो 2p और 3p की कंजुगेशन होती है। जबकि यहां पर कार्बन में 2p ओवरलैपिंग होती है, सारी ओवरलैपिंग होती है, यहां 2p और 3p की ओवरलैपिंग, यहां आपके पास 4p और 2p की ओवरलैपिंग, यहां आपके पास 2p और यहां आपके पास 5p की ओवरलैपिंग। तो देखिए, अगर आपके पास 2p है ये वाला और 5p है ये वाला, तो ये तो ओवरलैप नहीं कर सकता है। तो याद रखिए, जिसमें ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो, आसानी से हो, वो स्टेबल होगा, उसमें रेजोनेंस ज्यादा होगी, उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। तो रेजोनेंस एनर्जी जो है उसका ऑर्डर ए जो है उसमें ज्यादा, बी के निस्बत बी में ज्यादा एज कंपेयर टू सी के निस्बत। तो ये आपके पास है क्या, कंजुग ओवरलैपिंग। अब हम जाते हैं और आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि अगर आपके पास है ये वाला आपके पास है बेंजीन, यहां क्लोरीन, ये आपके पास है बेंजीन, यह आपके पास है ब्रोमीन, यह आपके पास है बेंजीन, और यह आपके पास है आयोडीन। तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये देखे, यहां आपके पास है कंजुगेशन। तो सब में कंजुगेशन होता है सेम। यानी अगर आप इसको कह दें कि यहां एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, तो सब में एक्सटेंडिंग कंजुगेशन होता है। तो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन सब में होता है। लेकिन अब देखिए, यहां ये कार्बन है, यहां पर ये कार्बन है, यहां एक कार्बन है, इस कार्बन में आपके पास 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, जबकि यहां पर 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो यहां पर ओवरलैपिंग आसानी से होता है। अब देखिए, यहां पर 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यहां पर 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो यहां सारी 4p, तो यहां ओवरलैपिंग आसानी से नहीं होता है। अब देखिए, यहां पर 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यहां 5p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यहां बिल्कुल नहीं होता है। तो यहां आसानी से होता है, तो इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, रेजोनेंस एनर्जी एज कंपेयर, ये मोर स्टेबल भी होता है। तो ये आपको हमने बताना था। अब देखिए, आपके पास है, सपोज आपके पास है ये वाला ऑक्सीजन है यहां इस तरह से, ये देखिए, ये ऑक्सीजन, तो यहां आपके पास है डबल बॉन्ड है, फिर सिग्मा, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां आपके पास है पाई सिग्मा लोन पेयर, और देखिए यहां आपके पास क्या है, सल्फर है, ये सल्फर, तो देखिए डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, फिर आपके पास है डबल बॉन्ड। अब देखिए होगा क्या कि यहां पर आपके पास पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये वाला, तो इसमें आपके पास है क्रॉस कंजुगेशन, दोनों में क्रॉस कंजुगेशन है। लेकिन ये देखिए, ये वाला कार्बन ये P2 है, और ये वाला ऑक्सीजन जो है वो भी P2 है, तो P2 का ओवरलैपिंग आसानी से होता है। लेकिन यहां देखिए, ये वाला कार्बन आपके पास 2p है, और ये S जो है वो 3p है, तो इसकी ओवरलैपिंग आसानी से नहीं होती है। लिहाजा हम कहेंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला स्ट्रक्चर मोर स्टेबल भी होता है, और इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो भी ज्यादा होती है। और अब हम आपको आखिरी पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हैं, और वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, आपके पास है 7 पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इनवर्स है रेजोनेंस एनर्जी के। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी वो कम होगी। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूं, गौर से आप देखिए।
सपोज हमारे पास है ये CH2CH, यहां CH नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड है, यहां CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां NH और नेगेटिव चार्ज, या आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, या ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो अब देखिए इसमें आप देखिए आपके पास है ये पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। अब देखिए अगर हम यहां देखें तो यहां पर भी आपके पास sp है, यहां पर भी sp2 है, यहां पर भी sp2, यहां sp2 sp2 sp2, सब में 2p, यहां पर भी है 2p, यहां 2p, यहां 2p, यहां 2p, यहां 2p, यहां 2p की ओवरलैपिंग हो सकती है। देखिए यहां पर तो ओवरलैपिंग सेम होता है, लेकिन देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से अगर हम देखें तो इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम है, लिहाजा ये मोर स्टेबल होगा और इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। तो ए की एनर्जी ज्यादा होगी बी से, और बी की एनर्जी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन सी से। तो ये इसकी स्टेबिलिटी का क्या है, ऑर्डर है, रिस्क की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर है। ये रेजोनेंस एनर्जी यहां पर इन्वॉल्व है। तो अब देखिए आपके पास एक स्ट्रक्चर और है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है आपके पास बेंजीन, यहां क्लोरीन, यहां पर यहां आपके पास है बेंजीन और यहां NH है और इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहां आपके पास है देखिए यहां आपके पास है फिनोल OH और नेगेटिव चार्ज है, OH है, सही है OH। यहां आपके पास है एनिलीन है, यहां फिनोल है, यहां क्लोरीन है। अब देखिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी होगी? तो अब देखिए सबसे पहले हमने ओवरलैपिंग को देखना है। देखिए ओवरलैपिंग के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है। तो सबसे पहले ये वाला कार्बन है ये 2p है, जबकि क्लोरीन 3p है। अब देखिए यहां पर ये वाला कार्बन 2p है और नाइट्रोजन की भी 2p है, और ये वाला आप देखिए यहां 2p है और ऑक्सीजन की भी 2p है। तो ये देखिए यहां पर ओवरलैपिंग जो है, ओवरलैपिंग यहां पर मुख्तलिफ किस्म की होती है। यहां ओवरलैपिंग जो है ये ओवरलैपिंग में अलग अलग है, ये ओवरलैपिंग सेम होती है। तो देखिए अगर यहां पर ओवरलैपिंग अलग अलग है, ये देखिए ये ओवरलैपिंग अलग, यहां सेम ओवरलैपिंग है, तो उस सूरत में हम ये कौन जीतता है? तो उस सूरत में हम कहते हैं कि यहां पर ओवरलैपिंग अलग अलग है। तो ये आपके पास सी है। तो अब आपके पास क्या है? सी जो है वो सी जो है ये ए है, ये बी है और ये सी। सी जो है वो उसकी आपके पास रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, याद रखिए। अब इसमें आपने चूंकि यहां पर ओवरलैपिंग तो सेम होती है, यहां पर डिफरेंट थी। पहले आपने ओवरलैपिंग को देखना है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है? इसकी कम है नाइट्रोजन की एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस तरह से, ये डोनेट करता है इतना आसानी से नहीं है। तो फिर इसके बाद आपके पास बी जो है उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी और फिर ए की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये याद रखिए ये स्टेबल भी है एज कंपेयर टू दिस वन और एज कंपेयर टू दिस वन। क्यों? क्योंकि यहां पहले ओवरलैपिंग की बात आती है। तो आपने इसको इस सीक्वेंस से करना है, एरोमेटिक कंपाउंड को देखना है कि है, फिर मैक्सिमम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को देखना है, फिर इक्विवेलेंट हो, मोर स्टेबल होता है नॉन इक्विवेलेंट, फिर मोर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, फिर एक्सटेंडिंग ओवरलैपिंग, मोर स्टेबल एंड हाई रेजोनेंस एनर्जी, देन द क्रॉस कंजुगेशन। फिर देखिए अगर आपके पास ये क्रॉस कंजुगेशन, फिर उसके बाद आपने ओवरलैपिंग को देखना है, फिर ओवरलैपिंग के बाद आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है, और 8 नंबर पे भी जो है
मोर नंबर ऑफ बेंजोनाइट स्ट्रक्चर, बेंजीन स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये देखिए, ये अगर आपके पास ये है बेंजीन इस तरह से, ये वाला और फिर ये वाला बेंजीन स्ट्रक्चर इस किस्म का, ये वाला डबल सिंगल, यहां डबल सिंगल फिर डबल, ये वाला, और एक आपके पास इस किस्म का है ये वाला इस तरह से एंथ्रासीन में। तो ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर है, ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर है, ये बेंजोनाइट स्ट्रक्चर, ये जो है मोर स्टेबल होता है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है। सो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।